गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश बिसिंधी आज आपके सामने फिर से हमारी सामाजिक विज्ञान पुस्तक के लेसन 10 सरकार के अंग का अगला पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमने सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में जाना, जिनमें विधायिका के अंदर एक सदनात्मक विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका तथा लोकसभा राज्यसभा के बारे में जाना, लोकसभा स्पीकर एवं एक विधेयक कब कानून बनता है, उसकी क्या विधि होती है, यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब आगे हम शुरू कर रहे हैं। उसके पहले आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठें अपनी बुक के, ताकि आपको अगर कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर राइट डाउन करनी है, लिखनी है, तो आपको ईजी रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। राज्य स्तरीय विधायिका, इसमें विधानसभा, प्रत्येक राज्य में एक विधान सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा निचला सदन है लोकसभा की ही तरह, क्योंकि लोकसभा के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा मतदान से चुने जाते हैं। इसी तरह से विधानसभा के अंदर भी जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, इसलिए इसे निचला सदन कहते हैं। विधान परिषद, विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2 सदन हैं, बाकी सभी के अंदर 1 सदन ही है। वहाँ ऊपरी सदन या गृह विधान परिषद तथा निचला सदन जो कि गृह विधानसभा के नाम से पहचाना जाता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुजरात के अंदर एक ही सदन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। बाकी जितने भी राज्य होते हैं, जैसे हमारे सेंटर के अंदर लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय हमारी जो कार्यप्रणाली पाई जाती है, विधायिका हैं, उसी तरह से जो बड़े स्टेट्स होते हैं वहाँ पे विधान सदन और विधान परिषद दोनों ही पाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में अंतर दिखाई देता है। जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेट्स के अंदर, सारे राज्यों के अंदर एक ही संख्या में विधानसभा के मेंबर पाए जाते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि एक छोटे से छोटा स्टेट जो कि गोवा स्टेट भी है, वहाँ पे 60 तो मिनिमम होंगे विधानसभा के सदस्य। एवं हमारा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी 500 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। एट प्रेजेंट वर्तमान के अंदर गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है, 182 है। अच्छा, अब हम लेते हैं विधानसभा सदस्यता के उम्मीदवारों के लिए योग्यताएं। कि जो भारतीय नागरिक हो, जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल, दिवालिया तथा अपराधी घोषित न किया गया हो, वह व्यक्ति विधानसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवारी कर सकता है। लोकसभा के अंदर भी हमने यही पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, इनका कार्यकाल, क्योंकि विधानसभा स्थायी सदन नहीं है लोकसभा की तरह, सामान्य परिस्थितियों में इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है। कई बार असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पा रही हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा का विसर्जन करने की सिफारिश भेजता है। क्योंकि जब कभी भी अगर एक स्टेट की सरकार को, एक राज्य की सरकार को अपनी सरकार को चलाने में कभी कोई दिक्कत आ रही है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से वह राष्ट्रपति को विधानसभा को विसर्जन करने की सिफारिश भेज देता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। उस समय राज्यपाल राज्य का संचालन करता है, क्योंकि राष्ट्रपति का ही वैसे भेजा गया प्रतिरूप होता है राज्यपाल, इसलिए उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर उस समय राज्यपाल शासन करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है, जैसे लोकसभा के अंदर करते हैं। ओके, विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं वो सारे
विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य तो डायरेक्ट मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अगर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं या जो हमारी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हैं उनके द्वारा उनमें से चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु तथा भारतीय नागरिक होना चाहिए, जैसा कि राज्यसभा के लिए था। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह ही प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य में विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य निश्चित करता है कि हमारे राज्य के अंदर विधान परिषद होगी या ना होगी। इसका डिसीजन उसी राज्य की विधानसभा के द्वारा या उसी राज्य के विधान के द्वारा लिया जाता है। गुजरात में जैसे विधान परिषद नहीं है, लोकसभा की तरह विधानसभा के पास अधिक सत्ताएं होती है। जैसे हमने मनी बिल के अंदर देखा था, वित्त बिल के अंदर कि जब भी अगर कोई वित्त बिल पास होता है तो उस समय लोकसभा के पास में ज़्यादा सत्ताएं होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य स्तर पर भी विधानसभा के पास में ज़्यादा सत्ताएं होती है। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक विविध स्तरों से स्वीकृत होते हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जैसे हमने सेंटर में क्या देखा था कि लोकसभा के अंदर उसके 3 वाचन होते हैं, फिर राज्यसभा में 3 वाचन होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी इसकी प्रक्रिया होती है। उसके बाद में अंत में राज्यपाल के पास में उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है ताकि राज्यपाल के हस्ताक्षर करने के उपरांत वह विधेयक कानून बन जाता है। अब आता है कार्यपालिका। सरकार की सबसे कार्यशील, सबसे प्रभावशाली तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार, राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल तथा स्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों से बने प्रशासनिक तंत्र को प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। राजकीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तथा प्रशासकीय कार्यपालिका में स्थायी प्रशासनिक कर्मचारी जो कि स्थायी होते हैं। इसका आगे हम मतलब देखेंगे, क्योंकि जो लोकसभा या राज्यसभा होती है या विधानसभा होती है इनका कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है। लेकिन अगर डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एसडीएम, इनका कार्यकाल जब तक इनकी उम्र, रिटायरमेंट की उम्र पूरी नहीं हो जाती है तब तक इनका कार्यकाल चलता है, तो ये स्थायी होते हैं। राजकीय कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद या सत्ता का त्याग करने के साथ बदलती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका यह स्थायी नियुक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण स्थायी होती है। एक टीचर है वह जो कि प्रशासनिक कार्यपालिका में आता है, क्योंकि वह सरकार के द्वारा, हम जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है, वह अपनी योग्यता के बल पर चुना गया है। तो जब तक उसकी रिटायरमेंट की एज 58 साल, 60 साल पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसे सत्ता का त्याग नहीं कर सकता है वह। प्रशासनिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की आयु देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे गुजरात में 58 साल हो सकती है, राजस्थान में 60 साल होती है। इसी तरह से वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग हो सकती है, महाराष्ट्र में अलग हो सकती है, पंजाब में अलग हो सकती है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान रिश्वत, भ्रष्टाचार या कार्य के प्रति लापरवाही करता है तो आवश्यक जांच के बाद उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें भी अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कब? अगर वह अपने सेवा काल के दौरान कोई रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते हैं। राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पक्ष के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या आप दल के हो। पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी, लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसका निर्वाचन, यह उसकी मुख्य योग्यता है। क्योंकि राजकीय कर्मचारी की योग्यता क्या होती है राजकीय कार्यपालिका के अंदर, कि राजकीय कार्यपालिका के अंदर उसके पद की योग्यता कब मानी जाती है कि वह जनता के अंदर कितना पॉपुलर है एवं वह पार्टी के प्रति कितना वफादार हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जो योग्यता होती है वह उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, अनुभव के आधार पर मानी जाती है।
अगर आपने एमबीबीएस करके रखा है तो आप एक एमबीबीएस बनते हैं, अगर आपने टीचिंग कोर्स करके रखा है तो आप एक टीचर बनते हैं, जो भी है। तो वह आपकी शैक्षणिक योग्यता होती है, उसके आधार पर निर्भर करती है। हाँ, उसी प्रकार सार्वजनिक स्पर्धात्मक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद उसकी स्थायी नियुक्ति होती है। पहले नहीं होती थी स्पर्धात्मक प्रतियोगिता, क्योंकि पहले इतनी नौकरियाँ, काफ़ी सारी नौकरियाँ थी, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपको भी अगर आगे चल के किसी गवर्नमेंट फील्ड में जाना होगा तो आप किसी न किसी फील्ड की कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, तभी जा कर के आप उस पद पे पहुंच जाओगे और आपकी स्थायी नियुक्ति होगी। प्रशासनीय अधिकारियों की सेवा को सनदी सेवा के रूप में जाना जाता है। केंद्र स्तर पर राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का समावेश किया गया है। चलो अब हम राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि भारत के अंदर संवैधानिक रूप से हमारे संविधान के अंदर सर्वोच्च और देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। संघ या केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। केंद्र सरकार का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। अगर कभी विदेशी देश से संधि करनी है, युद्ध करना है, जो भी अगर हमारे देश के अंदर कोई कानून बनाया जाता है राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, तो वह राष्ट्रपति के नाम से चलता है। तो वह राष्ट्र का सर्वोच्च तथा भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, इसकी योग्यता क्या होती है? राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, सरकारी वैतनिक कर्मचारी या किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं का सदस्य नहीं होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा का, या वह किसी भी विधानसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल के द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जाता है। प्रत्यक्ष में तो जनता पार्टिसिपेट करती है, लेकिन परोक्ष के अंदर वो अपने स्टेट के अंदर ही बैठ करके उसके नाम से मतदान कर देते हैं, तो ये परोक्ष मतदान कहलाता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। एक बार जो राष्ट्रपति बना है वह दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक उसके विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, न ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सज़ा का आदेश दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि वह हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और सर्वोच्च नागरिक होता है। इसके कार्य और सत्ताएं: राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, कि जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी से सीटें मिलती है उसके लीडर को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें शपथ दिलवाता है, उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। यह बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, वह उनके अनुरूप उसे विभाग सौंप देता है। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता है। यानी जब तक लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को, क्योंकि उसी के पार्टी से चुने गए हैं मंत्रिमंडल, तो अगर जब तक उनको समर्थन प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उनके कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता है या उन्हें अवगणना में नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संरक्षण दलों का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। जैसे कि हमारे जो तीनों सेनाएं होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों का वह अध्यक्ष होता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति को दूसरे देशों के साथ युद्ध करने, युद्ध बंद करने या संधि करने की सत्ता प्राप्त है। यानी जब भी हमारा अगर किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध होता है, हम किसी देश के साथ में संधि करते हैं, तो वह राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों यानी कि न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित विशाल तथा अधिकृत सत्ताएं राष्ट्रपति के पास हैं। अपराधों की सज़ा माफ़ करने, फौजदारी मामलों में दी गई सज़ा की समयावधि को कम करने तथा सज़ा को स्थगित रखने अथवा सज़ा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है।
कि वह चाहे तो किसी भी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है, उसकी सज़ा को परिवर्तित कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उसे स्थगित रखना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास में है कि वह चाहे जब संसद के दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह से भारत में अथवा भारत के किसी भाग में सुरक्षा के समय भय या खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। हमने पढ़ा था कि आपातकाल घोषित करने इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति ने जब भी अगर आपातकाल घोषित कर दिया तो किसी भी न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है कि अगर कभी भी अगर किसी स्टेट की गवर्नमेंट या अगर स्टेट का गवर्नर अगर राष्ट्रपति को अगर ऐसे पत्र लिख करके अनुमोदन करता है कि इस राज्य के अंदर विधानसभा सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो वहाँ पे भी आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। देश में आर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। कभी कभी आपातकाल होता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये सर्वोच्च अधिकार है कि वह देश में किसी भी पोस्ट के किसी भी कर्मचारी की जो वेतन है, भत्तों हैं, उनमें कटौती कर सकता है। इसका साक्षात उदाहरण अभी हमने कोविड-19 की सिचुएशन में देखा। अभी कोरोना काल के अंदर कई सारे कर्मचारियों की जो सैलरी थी उसको कुछ % रिड्यूस किया गया, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। विशाल सत्ताएं धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे वह हमारे भारत का सर्वोच्च संवैधानिक नागरिक है, लेकिन फिर भी वह जो भी कार्य करता है वह प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही करता है। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यानी अगर कभी राष्ट्रपति संसद में उपस्थित नहीं है या अगर किसी भी कारणवश, तो उसके सारे कार्यों को उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो संसद के दोनों सदन के सदस्य होते हैं वही करते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति के लिए भी आवश्यक है कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है एवं पद के आधार पर वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष तो स्पीकर कहलाता है और राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को सौंपता है, इसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। ओके। प्रधानमंत्री संघ या केंद्र का वास्तविक प्रधान होता है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर। तो वास्तविक प्रधान कौन हुआ? वास्तविक प्रधान देश का प्रधानमंत्री हुआ, जिसके की सारी सलाह पर राष्ट्रपति अपना अनुमोदन करता है और उसके अनुसार ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के संसद का सर्वमान्य नेता होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है। औपचारिक रूप से इसलिए की जाती है क्योंकि उस दल के द्वारा पहले ही यह इस चीज़ का निश्चय कर लिया जाता है कि कौन हमारे दल का नेता बनेगा। सिर्फ उससे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाने का काम राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से बाहर निकालने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। सिर्फ राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की वह अध्यक्षता करता है। जितने भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करना तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य भी करता है कि कौन सा विभाग किस तरह से कार्य कर रहा है। उसको जो विभाग दिया गया है कि जैसे चिकित्सा विभाग है, रेल विभाग है, ये सारे विभाग प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके कार्यों की देखभाल करता है। नीति विषयक निर्णय लेता है।
किसी भी राज्य के लिए नीति बनाने का काम प्रधानमंत्री करता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस चीज़ को अंडरलाइन कर देना कि किसी भी देश के अंदर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री ऐसे 3 स्तरीय मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर जरूर होना चाहिए। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा वह लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है। कभी भी अगर वह कभी ऐसा अनुचित कार्य करता है तो वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरी लोकसभा को भंग कर सकता है। किसी भी नीति विषयक निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अतः अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आता है राज्यपाल। राज्यपाल, जो कि एक स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं हम। राज्यपाल राज्य के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का भारत का नागरिक राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए की जाती है। स्वयं राष्ट्रपति के अनुसार ही है ये, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, यानी वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुरूप ही बना रहता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है या दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंप दिया जाता है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है। जैसे कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है संवैधानिक रूप से, उसी तरह से राज्यपाल एक राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना आदि विधायनी सत्ताएं राज्यपाल को प्राप्त हैं। जिस तरह से देश के अंदर जब भी किसी कानून को बनाया जाता है तो उसके लिए दोनों सदनों में बिल को पारित किया जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। उसी तरह से राज्य के अंदर भी जब तक राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं देता है तब तक वह विधायक कानून नहीं बन पाता है। वह है विश्वविद्यालय। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद उसे राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। क्योंकि अगर वह चाहे तो राज्यपाल चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब उसे पद पर बनाया जाता है तो उसे सभी के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करना पड़ता है। अब आता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। जैसा कि हमने पढ़ा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमति प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ इस बात को समझिए कि वैसे जैसे हमने लोकसभा के अंदर देखा कि जिस भी दल को अगर बहुमति से सीटें मिलती है तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है या उसे औपचारिकतावश उसे अपने पद पर नियुक्त करता है। सेम इसी तरह से जब भी किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, चुनाव में वह सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, तो राज्यपाल उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर चुनता है और उसे
नियुक्त करता है। लेकिन अगर किसी भी एक दल को अगर बहुमत से सीटें नहीं मिलती है तो 2 या 2 से ज़्यादा दल आपस में मिलकर के सरकार बना सकते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करते हैं। ठीक है, तो उसकी वास्तविक शक्तियों का उपभोग कौन करते हैं? मंत्रिमंडल और उसके मुख्यमंत्री। गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। कि मुख्यमंत्री को अपने पद की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल ही दिलवाता है। जैसे केंद्र के अंदर मंत्रियों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था, उसी तरह से राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं: कैबिनेट, राज्य कक्षा, उप मंत्री यानी कि नायब और संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन सरकार की नीति निर्धारण तथा पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि अगर अभी जो हमारे देश के ऊपर आपत्ति आई थी कोविड-19 की, तो इसमें जो ज़रूरी बेसिक आवश्यकताएं थी वह देश के जो विधानसभा की यह प्रथम वैसे कर्तव्य बन जाता है कि वह लोगों की, जनता की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक तथा सक्षम नेता होता है। प्रशासनिक तंत्र, अब आता है हमारी प्रशासनिक कार्यपालिका। अब तक हमने पढ़ा था वह थी राजकीय कार्यपालिका। ठीक है, राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है। उसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप से पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नीति विषयक मामलों की सलाह सूचना देते हैं, जरूरी जानकारी तथा आंकड़ा की सूचनाएं प्रदान करते हैं। राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जब भी अगर कभी किसी भी अगर कानून को बनाया जाता है तो वह तब तक हमारे लिए किसी काम का नहीं है जब तक कि वह प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। कोई योजना आती है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो वह जब तक हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू नहीं होती है तब तक उस योजना का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से जब भी अगर किसी योजना के अंदर कितने लोगों ने लाभ उठाया, हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, हमारे राज्य में कितनी जनसंख्या है, इन सब आंकड़ों को उपलब्ध कराने का काम कौन करते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। ठीक है, एवं इसके लिए वह इनके द्वारा जो उपस्थित जो आंकड़े होते हैं या जो दर्शाए गए आंकड़े होते हैं या इनके द्वारा जो सलाह दी जाती है उससे किसी भी राजकीय कार्यपालिका को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। नीतियाँ कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हो, लेकिन प्रशासकीय तंत्र द्वारा अगर उसका प्रभावशाली तथा संतोषकारक रूप से अमल नहीं हुआ हो तो वह अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, उसी तरह नीति के निर्माण में और नीति के पालन करवाने की सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, क्योंकि जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं वह प्रशासनिक तंत्र के द्वारा ही पूरी करवाई जाती है। अनेक क्षेत्रों में निपुण व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेषज्ञ, सनदी अधिकारी तथा अन्य सरकार की रीढ़ के समान हैं। इनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा इनकी दीर्घ दृष्टि व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है, क्योंकि यह इन्हीं की सूझबूझ और इन्हीं का नॉलेज होता है। ये एक आवश्यक है योग्यता धारण किए हुए होते हैं जिसके के कारण इनमें अनुभव होता है, तो इन्हीं के कारण यह प्रशासनिक कार्यक्षम को आसानी से चला सकते हैं। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ पैर के समान है। ऐसे जो हमारी जितनी भी सरकार हैं वह जो भी योजनाएं बनाती हैं तो वह लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाती है, तो वह तो एक मस्तिष्क के समान, ब्रेन के समान काम कर रही है, लेकिन उन योजनाओं को अमलीय जामा कौन पहना रहा है, उनको वास्तविक रूप से पूरा कौन कर रहा है? प्रशासनिक कर्मचारी, प्रशासनिक कार्यपालिका। इसीलिए वह हाथ पैर के समान है। जैसे हमारे हाथ पैर किसी भी काम को कब करते हैं? जब हमें हमारा मस्तिष्क उस कार्य को करने की सूचना देता है।
तो हमारा मस्तिष्क के अनुसार हमारे हाथ पर काम करते हैं। इसी तरह से जो भी सूचनाएं प्रशासकीय कार्यपालिका के द्वारा इनको राजकीय कार्यपालिका के द्वारा इनको दी जाती है, उसे प्रशासकीय कार्यपालिका पूरा करती है। एवं दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध राज्य के सुशासन की पूर्व शर्त होती है कि दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए। सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र अफसरशाही तंत्र में अधिक केंद्रित होने लगा है, क्योंकि आजकल सरकार की सत्ता अधिकारी तंत्र में होती है। तो इसलिए इसमें कुछ बुराइयां भी पाई जाती है, जैसे कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्यक्षमता, गैर रीति, जवाबदारी से दूर भागना। ये सारी अधिकारी तंत्र की विशेष बुराइयां हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। इसलिए घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भी भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है, जिसका कि टोल फ्री नंबर 180023344444 जारी करके जनता की शिकायतों को सुनने की कार्रवाई शुरू की है। देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र से रखी जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल तो बदलते रहते हैं। कभी बीजेपी की सरकार होगी, कभी कांग्रेस की सरकार होगी, कभी किसी निर्दलीय की सरकार होगी, लेकिन उनके साथ में सामंजस्य किसे रखना होता है? जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने पद पे अपने अनुभव के आधार पे कंपटीशन एग्ज़ाम दे करके आते हैं, तो उन्हें तो पूरी जीवन काम करना ही है। इसलिए उनके साथ में तटस्थता रखना होता है। राज्य की अनेक विकास लक्ष्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था, इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे हमारे देश के अंदर एक पूरे देश को राज्यों के अंदर विभाजित किया गया है, उसी तरह से राज्यों को भी एक छोटी इकाई के रूप में विभाजित किया जाता है, जिसे कि जिला कहा जाता है। इस जिले के अंदर भी 3 स्तरीय यानी कि विधायिका पाई जाती है, 3 स्तरीय, जो कि हमारी कार्यपालिका पाई जाती है, जिससे अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे हम स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था देख सकते हैं। केंद्र सरकार की विविध जवाबदारियों के बीच एक ही स्थान से समग्र देश का संचालन करना अत्यंत कठिन होता है और मुश्किल है। इसलिए केंद्र को किस में विभाजित किया गया? राज्यों में। अब हम राज्यों को और भी ज़्यादा छोटे छोटे विभागों में विभाजित करेंगे, तो अलग अलग समस्याएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं तथा विपुल जनसंख्या की अनेक आकांक्षाओं का सुचारू और स्वीकार्य समाधान समयानुसार हो, कि सभी लोगों की आवश्यकताओं को और उनकी जो समस्याएं हैं समय पर पूरी होती रहे। इस उद्देश्य से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। विकेंद्रीकरण मतलब कि अनेक छोटे छोटे डिवीज़न में इसको डिवाइड किया गया है। प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा मितव्ययी प्रशासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का उद्भव हुआ है। इसमें गांव, नगर तथा महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं किसे कहते हैं, कि जिसमें प्रशासनिक सरलता, सुगमता और मितव्ययी प्रशासन के उद्देश्य से गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन उनके चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए विभाजित करके उन्हें स्थानीय जवाबदारी और कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अनुसार शहरी विस्तारों में नगरपालिका, महानगरपालिका तथा महानगर निगम, मेगा सिटी, ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हैं। इसी प्रकार ग्राम विस्तारों में ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत आती है। तो स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का प्रशासन, इसमें ग्राम स्तर से चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्ता पक्ष का विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। कि अगर एक ग्राम पंचायत के अंदर आप चुन करके जब आते हैं, तो आपको सरकार के सारे कार्यों का पता चलता है कि किस तरह से विरोध पक्ष अपना पक्ष रखता है, तो और किस तरह से सरकार के कार्यों को किया जाता है, किसी बिल को पास करवाया जाता है। तो इससे छोटे स्तर पे आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिलता है। तो ये आपका एज ए ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। स्व विकास का अवसर मिलता है, कि अपने खुद के एरिया के विकास का अवसर मिलता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की
विसंगतता के कारण निचले स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझकर ऊपरी स्तर पर उन्हें लागू करने से पूरी योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। जब भी कभी कोई सरकार योजना लागू करती है तो वह पूरे देश में एक साथ लागू नहीं करती है, वह किसी छोटे एरिया में लागू करती है पहले। अगर वहाँ पे वह सुसंगत रहता है तो फिर बाद में उसे धीरे धीरे बड़े एरिया के अंदर फैलाती जाती है। तो इससे हमारे को उसका एक प्रशिक्षण मिलता है कि किस तरह से सरकार के अंदर विसंगतताएं आती है, किस तरह से कार्यों को सुचारू रूप से बनाया जा सकता है। तो इसीलिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अब 1992 से समग्र देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई है। इसे हम आगे देख लेते हैं। पंचायती राज या त्रिस्तरीय स्वरूप। ग्राम स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत, यह एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर संबंधों से जुड़ी होती है, यानी ग्राम पंचायत तालुका पंचायत से जुड़ी होती है, तालुका पंचायत जिला पंचायत से जुड़ी होती है। पंचायती राज में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणलक्षी कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षम रूप से पूर्ण किया जा सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। कि गाँव के अंदर बजट कहाँ से आता है? तालुका से, तालुका के अंदर जिला से, जिला के अंदर राज्य सरकार के द्वारा। तो अगर आपको सपोज कीजिए एक काम आपके घर के अंदर अगर कोई प्रोग्राम है, शादी का या किसी भी तरह का कोई फंक्शन है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कि छोटे छोटे कार्यों को आपको डिवाइड कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि हर एक पर्सन से एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा कार्यभार नहीं रहता है और सारे पर्सन मिल कर के किसी एक काम को पूर्ण रूप से सक्षम बना देते हैं। प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर कार्य करती है। इसमें जिला पंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी DDO के नाम से जाने जाते हैं। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है। तालुका पंचायत इसी तरह से जो तालुका पंचायत होती है उसके चुनाव में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत का प्रमुख कहलाता है, या हम उसे प्रधान के नाम से भी जानते हैं। जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO होता है, यानी इसमें राजकीय प्रधान तो कौन होता है? पंचायत प्रमुख, जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी TDO कहलाता है, जिसे कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, BDO या फिर तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधियों का नेता होता है तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री सचिव जो ग्राम पंचायत का प्रशासन संभालता है। तो गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से चुनाव का त्याग कर सरपंच की सर्वमान्य पसंदगी होती है, तो ऐसे गांव को समरस गांव के रूप में घोषित करके विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वहां पे सरपंच ही सारे कार्यों को समरसता से देखता है, उसमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है। तो ऐसे गाँव का जल्दी विकास होता है एवं ऐसे गांव समरस गांव के नाम से जाने जाते हैं, जिनको कि आगे चल के राज्य सरकार पुरस्कार भी प्रदान करती है। नीचे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के सारे अंग आपस में जो कि कार्यपालिका होती है वह जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, आगे अब शहरी संस्थान की स्वशासन की संस्थाएं। इसमें 74वें संविधान सुधार के द्वारा शहरी विकास के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है, कि जहाँ पे जिस तरह से जनसंख्या पाई जाती है कि 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या की यहाँ पे नगर पालिका होगी, 1 लाख से 2 लाख या तक की जनसंख्या वाले एरिया में नगर परिषद होगी, और 2 लाख या उससे ज़्यादा की जनसंख्या वाले एरिया के अंदर महानगर परिषद होगी या महानगर निगम होगा। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। इन तीनों स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमति वाले भाग का नेता जो मेयर कहलाता है, जिसे कि हम चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं, तथा विविध समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार चुने कॉरपोरेट होते हैं, जिन्हें कि हम वार्ड मेंबर के नाम से जानते हैं। वार्ड के अनुसार कॉरपोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों के सीटों के आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है।
जैसे हमारे देश के अंदर महिलाओं को 1/3 पद पर आरक्षण दिया जाता है। तो सपोज़ कीजिए हमारे यहाँ पे 30 वार्ड है, 30 वार्ड में से 1/3 कितना हुआ, 10 वार्ड, 10 वार्ड पे महिलाओं को चुना जाएगा। तो इस तरह से उनको आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विविध समितियां विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों की जवाबदारी को उठाती है। नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण, पानी आपूर्ति का प्रबंध, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण सुविधा, अग्निशामक सेवा, शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सारे कार्य वहाँ की नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं। इसमें शैक्षणिक तथा सौंदर्यपूर्ण मनोरंजन स्थिति में शहरी विकास, शमशान गृहों तथा कब्रिस्तानों का विकास, ये सारे कार्य लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर तथा लोगों के पास वसूल किए गए कर, टैक्स तथा सरकारी अनुदान में से किया जाता है। क्योंकि एक तालुका के अंदर ये जो नगर पालिका होती है वह अपने एरिया का डेवलपमेंट कैसे करती है, एक तो लोगों से कभी कभी डोनेशंस लेती है, प्लस उनसे जो टैक्स लेती है, जैसे टैक्स के अंदर आपसे यानी कि कई तरह के बिल लिए जाते हैं, हाउस टैक्स है, मकान का टैक्स है, यहाँ भी जो वीरा पावती, इसका एक एग्जांपल है कि वीरा पावती आप सभी के घर पे आता है साल में एक बार। तो वो क्या होता है कि नगर पालिका के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स ही होता है, जिसके की द्वारा एवं राज्य सरकार से जो प्राप्त होने वाले अनुदान होता है उनसे उस नगर पालिका का डेवलपमेंट किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा उसके अधीन तकनीकी तथा प्रशासनिक विशेषज्ञ जैसे कि जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तंत्र सतत कार्यशील रहते हैं। अगर चुने हुए भाग या प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से संकलन स्थापित करके पक्ष के हित के स्थान पर लोक हित के कार्य किए जाए तो शहरों का विकास होता है। अच्छा, जो जोनल अधिकारी होता है वह प्रशासनिक अधिकारी होता है, जबकि जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होता है वह राजकीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही मिलकर के अगर किसी कार्य को करें तो उस शहर का या उस नगर का जल्दी से जल्दी विकास हो सकता है। ठीक है, चलो अब हमारा अंतिम टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका वैसे हम अगले चैप्टर के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम संक्षेप में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार तथा शोषण मुक्त न्यायी समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में किया गया है। राज्य के कानूनों का नागरिकों को पालन करना है। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे सज़ा देने का फ़र्ज किसका है? न्यायालय का। उसे सज़ा दे सकती है, उसके ऊपर फ़ाइन लगा सकती है, किसी भी तरह का उसको दंड दे सकती है। देश का संविधान देश का मूलभूत कानून है, इसलिए देश का प्रशासन संविधान के अनुसार ही रहा है या नहीं, यह देखना न्यायालय का कार्य है कि जो देश का संविधान सही ढंग से, जो कि प्रशासनिक कर्मचारी संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह भी न्यायालय का देखने की जिम्मेदारी बनती है कि देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, उसकी जांच करने का काम भी न्यायालय का है। कि अगर जब भी कभी विधायिका के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है वह संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका उसे न्यूलीफाई या फिर रद्द घोषित कर सकती है। संघीय शासक में घटक राज्यों तथा केंद्र के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है। हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की अलग अलग सूचियों के द्वारा उन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो कभी अगर दोनों क्षेत्रों के बीच में अगर कोई मतभेद ना हो, इसका भी अगर सुलझाना न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव या मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में एक सूत्री, सुग्रंथित तथा रेखीय न्यायतंत्र है। इसके लिए हमने पहले देखा कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, उसके निचले स्तर पर जिला न्यायालय होता है, फिर ट्रायल कोर्ट, फिर दीवानी, फौजदारी या और भी कई सारे कंज्यूमर कोर्ट, मैरिज कोर्ट, यानी कि डिवोर्स कोर्ट, ये सारे जो सब डिविजनल कोर्ट्स जो पाए जाते हैं ये एक रेखीय स्तर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका के विस्तृत में हम आगे के प्रकरण में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच ध्यान देने के लिए।